22 दिनों के बाद मुंह खोले तेजस्वी प्रसाद यादव। उन्होंने कह दिया कि बेईमानी से बीजेपी ने बिहार चुनाव को जीता। साथ ही साथ कोर्ट में चुनौती देने की कर रहे तेजस्वी प्रसाद यादव तैयारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर 22 दिनों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना मुंह खोला है। लेकिन आखिर देर से ही सही, परंतु दुरुस्त मुंह जरूर उन्होंने खोला है। और ऐसा मुंह खोला है कि बिहार चुनाव की धज्जियां उन्होंने उड़ा डाली है। उन्होंने ऐसे नहीं, साधारण मीडिया के सामने नहीं दोस्तों, देश के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के निजी चैनल पर बहुत बड़ा बयान देते हुए बीजेपी के ऊपर इस चुनाव को बेईमानी के तहत जीतने का बड़ा आरोप लगाया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने किन किन बिंदुओं पर आखिर सवाल खड़ा करते हुए अपने हाथों से यह बिहार चुनाव की जीत छीन लेने का आरोप चुनाव आयोग के ऊपर विशेष रूप से लगाया है। लेकिन दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष आपको मालूम होगा कि यूरोप यात्रा पर थे, परंतु वह संभवतः लौट गए हैं। तभी तो उन्होंने आखिर देश के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ बातचीत उनके ही निजी चैनल पर की है। और उन्होंने 3 ऐसे मुद्दों पर बड़ी बातें कह डाली है जिसके आधार पर इस चुनाव को लेकर आखिर वर्तमान जो गठित सरकार है उन्हें भी चुनौती पेश कर दी है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर तो बड़ा सवाल कर दिया है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव के ऊपर आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से बड़ी तैयारी की जा रही है। यानी उनके बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की है। और साथ ही साथ स्पष्ट लहजे में उन्होंने कह दिया है कि इस बार के चुनाव में मशीनरी जीती है, ना कि लोकतंत्र हारा है। यानी उनका कहना है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मशीनरी जीता और लोकतंत्र हार गया है। यानी कहने का अर्थ ये है कि लोकतंत्र के बारे में अगर एनडीए कहती है कि लोकतंत्र ने मुझे बहुमत दिया है, तो इसे सिरे से नकार दिया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। अब आइए कौन कौन से मुद्दों पर आखिर बातें की गई, क्या क्या कहा गया है, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों उन्होंने कह डाली है, उन्होंने कहा है कि इस बार मुझे यानी मेरे महागठबंधन को पिछले चुनाव यानी वर्ष 2020 के चुनाव से 32 लाख ज़्यादा वोट मिले हैं। उसके बाद भी हमारी करारी हार हुई है। दोस्तों, पिछले बार से 32 लाख वोट ज़्यादा मिले, उसके बाद भी आखिर 35 सीटों पर सिमट गई महागठबंधन। लेकिन पिछले बार 32 लाख वोट कम मिले थे, उसके बाद भी महागठबंधन 110 सीटों के साथ विपक्ष की भूमिका में था। तो इसके आधार पर उन्होंने बड़ा सवाल कर दिया कि वोट मुझे कम नहीं पड़े हैं, वोट मुझे 32 लाख ज़्यादा पड़े, आखिर उसके बाद भी हमारी हार क्यों हुई। उन्होंने कहा है कि अदृश्य शक्तियों ने हमारी हार यहाँ पर सुनिश्चित कराई। उनका कहना था कि अदृश्य शक्तियों के बदौलत ही एनडीए को जीत मिली है। अदृश्य शक्तियों का कहना का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि वह शक्ति जिसे हम अपनी खुली आंखों से ना ही देख सकते हैं और ना ही पकड़ सकते हैं, वही शक्ति का इस्तेमाल करके एनडीए के द्वारा इस चुनाव को जीता गया है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने वही वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से बातचीत करते हुए इस मसले पर भी मंथन किया कि ईवीएम की वोटिंग और बैलेट वोटिंग में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा कि बैलेट वोटिंग भी इस चुनाव में हुए। साथ ही साथ ये भी खुलासा किया कि 243 सीटों में से 143 सीटों पर हमने लीड किया बैलेट वोट के क्रम में। यानी बैलेट वोट उन्होंने ही दिया था जो सरकारी कर्मी थे, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो अन्य किसी भी सेवा के कर्मी हो, उन्होंने बैलेट से ही वोट किया था। और 243 सीटों में से तेजस्वी प्रसाद यादव 143 सीट पर आगे। यानी दोस्तों गौर कर दिया जाए, 143 सीटों पर आगे, 94 सीट पर एनडीए को वहां पर बैलेट वोट में बहुमत मिली थी। यानी उन्हें
जीत हासिल हुई थी और 6 सीट अन्य के खाते में गए थे। तो यहाँ पर गौर करने की बात है कि 143 सीट इसके आधार पर कपिल सिब्बल के द्वारा स्पष्ट किया गया। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि बिहार के पढ़े लिखे लोग जो सरकारी सेवक हैं वो बिहार में परिवर्तन चाह रहे थे। परिवर्तन उनकी इच्छा थी, परंतु उनके इच्छा के विपरीत हुई। अब तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस मसले को लेकर कहा कि जब बैलेट वोट में आखिर मुझे बहुमत मिल गया, 143 सीटों पर मैंने लीड किया, उसके बाद ईवीएम में हमारी करारी हार हो गई। आखिर यह कैसी शक्ति है? साथ ही साथ उन्होंने बड़ा सवाल उठाया दोस्तों कि इसमें बीजेपी के द्वारा ऐसा खेल किया गया, बीजेपी के द्वारा मशीनरी खेल किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाने के लिए बीजेपी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बूथ बनाया गया। यानी बीजेपी ने निर्णय लिया कि ज़्यादा वोट अगर एनडीए के खेमे में लाने हैं तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का उपयोग करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का उपयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बूथों का निर्माण करना होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बूथ बनाना होगा। यही प्रक्रिया अपनाई गई कि इस बार के वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव में बूथों की संख्या बढ़ा दी गई और सभी बूथों पर जब मशीन लगेंगे, ईवीएम लगेंगे तो स्वाभाविक है ईवीएम की संख्या बढ़ जाएगी। उनका कहना था कि ईवीएम के कारण ही ज़्यादा वोट उनके खेमे में गई। अब उनका ये भी कहना है, ये स्पष्ट रूप से कहना है कि एसआईआर के क्रम में हमारे समर्थक जितने भी वोटर थे उनका नाम काट दिया गया, लेकिन उनके एनडीए के जो समर्थक वोट थे उनका नाम फर्जी के रूप में जोड़ दिया गया। साथ ही साथ इसका इस रूप में उदाहरण दिया गया कि बाहर दूसरे प्रदेश से एनडीए के वोटरों को भेजा गया बिहार में वोट गिराने के लिए। हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा गया था कि 3 नवंबर को यानी 28 अक्टूबर को छठ महापर्व समाप्त हुआ था। उसके बाद 3 नवंबर को हरियाणा से बिहार 4 ट्रेनें आई और एक ट्रेन में 1500 व्यक्ति सवार थे, तो 4 ट्रेन में 6000 वोटर्स हो गए। और ये सिर्फ एक स्टेट की बातें हैं, अन्य सभी स्टेट से व्यक्तियों को भेजा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि उस व्यक्ति को जो भेजा गया उस सारे वो खर्च बीजेपी की ओर से उठाया गया था। हालांकि ये भी आचार संहिता के दायरे में आता है, परंतु बीजेपी के नेता के द्वारा और साथ ही साथ ट्रेन में सफ़र कर बिहार आने वाले यात्रियों के द्वारा भी कहा गया था कि बीजेपी की ओर से ही हमें पूरा खर्च दिया गया है हरियाणा से बिहार आने के लिए। तो यहाँ पर सवाल उठाया गया कि यहाँ पर आखिर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और अपने वोटरों को दूसरे प्रदेश से भेजकर बिहार में वोटिंग कराया गया। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि इस बार चुनाव आयोग के यहाँ हमने लगातार ही शिकायत करते रहा, परंतु हमारी एक भी शिकायतों पर अमल नहीं किया गया। यानी कहना था उनका कि बीच आचार संहिता यानी चुनाव जिस तारीख को हो रहे थे उस तिथि तक लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा गया। बीच आचार संहिता में भी पैसा 3 ऐसे तिथि है जिस तिथि को महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए, लेकिन हमने जब शिकायत किया, हमारी पार्टी की ओर से शिकायत की गई, तो इस पर कोई सुनवाई निर्वाचन आयोग की ओर से नहीं किया गया और ना ही रोक लगाई गई। यानी निर्वाचन आयोग की मुख्य भूमिका रही इस चुनाव को एनडीए के खेमे में कराने के लिए। अब आइए दोस्तों, उनकी ओर से एक और बड़ी बातें कह दी गई है। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये तो दिए गए, लेकिन 10,000 रुपये देने के क्रम में बहुत बड़ा खेल किया गया कि महिला वॉलेंटियर्स को बूथ पर रख दिया गया। यानी जिन अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये दिए गए थे और जीविका वॉलेंटियर्स जो 1,80,000 बहाल किए गए थे, तमाम बिहार के बूथों पर उनकी तैनाती की गई थी। उनका सिर्फ एक काम था कि बिहार की महिला वोट गिराने जाए तो उनके कानों में ये कह देना है
कि किस छाप को आखिर वोट देना है। यानी इसके माध्यम से पूरी तरह तेजस्वी प्रसाद यादव घुमा फिरा कर एक ही शब्द कहे कि चाहे जैसे भी हो, जिस नीति का उपयोग करके हो, मोदी जी का यह टारगेट था कि इस चुनाव को जीत लेना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे लिए उन्होंने कट्टे शब्द का प्रयोग किया। बिहार में जो जो भाषण नहीं देना था, वैसे वैसे भाषणों का प्रयोग किया गया और उसके बाद बिहार चुनाव को जीता गया है। यानी दोस्तों, इन तमाम बयानों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव को बयान ही देना था तो आखिर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के पास जाकर ही बड़ा बयान क्यों दिया गया। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अभी तक हार स्वीकार नहीं किए थे, हार पर मंथन नहीं किया था, लेकिन मीडिया के सामने जाकर और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के सामने जाकर बयान देने से स्पष्ट हो रहा है कि एक बड़ी तैयारी की जा रही है तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से और इस चुनाव को एक बड़ी चुनौती दी जा सकेगी महागठबंधन की ओर से। इस दिशा में तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से तैयारी की जा रही है। अगर यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा चला जाता है तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होगा। इस चुनाव को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा इस रूप में, और कुछ सामने आए या फिर ना आए, लेकिन बीच चुनावी प्रक्रिया के दरमियान आखिर पैसे बांटे जा रहे थे, यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा। उसके बाद दोस्तों 32 लाख वोट ज़्यादा आया महागठबंधन को। इसका मतलब है कि घटक दल जितने भी थे, तमाम घटक दलों के वोटरों के द्वारा भी समर्थन किया गया, तभी तो आखिर इतना वोट आया। ऐसे लेकिन आखिर सवाल खड़ा बन गया है, सवाल खड़ा हो गया है कि अपार बहुमत 202 सीट, जिसके लिए तो कोई एग्जिट पोल भी जारी नहीं किया गया था और किसी एनडीए नेता के द्वारा भी नहीं कहा जा रहा था, तो आखिर इतनी अपार बहुमत कैसे मिल गई, ये जांच के घेरे में आ गया है। देखना है दोस्तों आखिर क्या होता है, लेकिन बड़ी तैयारी के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव दिख रहे हैं और इस तरह से जो वर्तमान बिहार सरकार के साथ साथ पूरे एनडीए के नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी आखिर बड़ा तीर चलाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी मुद्दों पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।